प्यारे दोस्तों, किसी जमाने में एक बादशाह था जो अपने लोगों की बेहतरी के लिए काफी कुछ करता रहता था और उसकी सल्तनत में एक दरबारे आम भी लगता था जिसमें कोई आम इंसान भी बादशाह से आमने सामने आकर बातचीत कर सकता था। एक मर्तबा बादशाह के पास एक शख्स आया, लेकिन यह शख्स बड़ी अजीब सी बात कर रहा था जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। बादशाह सलामत भी माथे पर बल डालकर उसे देखने लगे कि आखिर क्या यह अपने होशो हवास में है या नहीं, क्योंकि जो कुछ यह कह रहा था क्या वाकई उस पर यकीन करना चाहिए था या फिर उसे सिर्फ एक पागल इंसान समझकर दरबार से भगा देना चाहिए था। बादशाह सलामत यह फैसला करते हुए घबरा से रहे थे। वह शख्स अपने हुलिये से ही यह बता रहा था कि वह इल्म से कोसों दूर है। बादशाह सलामत ने उस शख्स की पूरी बात सुनी और उससे कहने लगे कि तुम अभी बैठो, हम बाकी मामला सुलझा लें, फिर तुम पर गौर करेंगे और तुम्हारी बात को ध्यान से सुना जाएगा। लेकिन वह बादशाह सलामत के करीब आकर कहने लगा कि मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं, मेरी बात पर यकीन कीजिए। मैं बहुत लंबा सफर तय करके यहां तक आया हूं कि आप मुझे कोई ऐसा मशवरा देंगे, ऐसा फैसला सुनाएंगे कि मेरी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बादशाह सलामत ने उसे सिर्फ हाथ से ही इशारा दिया कि तुम बैठो। उसके बाद एक एक करके लोग बादशाह के पास आने लगे और अपने अपने मसाइल बताने लगे। बाज लोगों के मसाइल तो इतने छोटे होते थे कि वह खुद भी सुलझा सकते थे, लेकिन यह बादशाह का अखलाक ही था कि लोग अपने छोटे छोटे मसलों के हल के लिए भी बादशाह सलामत के पास चले आते थे। बादशाह ने सबकी बातें सुनी, फैसले किए और दरबार खाली हो चुका था। सब लोग जा चुके थे। अब दरबार में कुछ खास दरबारी वजीर और बादशाह सलामत ही मौजूद रहे थे। वह शख्स एक मर्तबा फिर उठा और बादशाह के सामने आकर बैठ गया। बादशाह ने इस मर्तबा उससे कहा कि क्या तुम सच कहते हो? क्या तुम्हारी बीवी इस किरदार की है कि एक ऊंट और इंसान के बीच भला ऐसा ताल्लुक कायम हो भी कैसे सकता है? तुम्हारी बात सुनकर मुझे तुम्हारी दिमागी हालत पर कुछ शक होने लगा है। क्या तुमने यह सब कुछ अपनी आंखों से देखा है? यह सुनकर वह शख्स रोने लगा, कहने लगा कि मुझ जैसा बेबस इंसान भी क्या इस दुनिया में होगा जो अपनी आंखों के सामने अपनी बीवी को ऊंट के साथ यह सब कुछ करते हुए देखता रहा, लेकिन फिर भी कुछ बोलकर उसे मना नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी बीवी मुझे आगे से ऐसी बातें सुनाती है जैसे मैं उसका शौहर नहीं बल्कि उसका गुलाम हूं, सिर्फ और सिर्फ मेरी एक कमी की वजह से। इतना कहकर वो शख्स एक मर्तबा फिर दहाड़े मार मार कर रोने लगा था। फिर कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं शुरू से ही जानता था कि मैं नामर्द हूं। मैं कभी भी एक औरत को खुश नहीं रख पाऊंगा, ना ही कोई औरत मेरे साथ अपनी सारी जिंदगी गुजार पाएगी। मेरे पास कोई ज्यादा धन दौलत भी ना थी। जो कोई औरत मेरे धन दौलत देखकर अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाएगी। शक्ल और सूरत भी मामूली थी। वजह यह थी कि मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है और मेरी माँ और दो बहनें ही घर में रहती थीं। मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा था तो वह मेरी शादी के ख्वाब देखने लगी। बहनों की यही ख्वाहिश होती है कि वह अपने भाइयों की शादी देखें, उनके साथ शादी की रस्में निभाएं और खूबसूरत सी भाभी घर लेकर आए। मेरी बहनें भी यही चाहती थीं। हम जब भी बैठते मेरी शादी का ही जिक्र छिड़ जाया करता था। अब तो मेरी माँ भी मुझे ऐसे मजाक कर दिया करती कि मैं शर्मसार होकर रह जाता, लेकिन मैं उन्हें बताने से कतराता था कि मैं शादी करने के काबिल नहीं हूं। एक मर्तबा मेरी वालिदा मेरा रिश्ता लेकर खानदान की ही एक लड़की के पास गई। मैं घबरा रहा था, अपनी वालिदा को बताने की कोशिश भी की, लेकिन शर्म और हया आड़े आ जाती मेरे पास। वह अल्फाज नहीं थे जिनसे मैं अपनी वालिदा को बता पाता कि मैं तो नामर्द हूं। मेरी यह खामोशी थी जो शायद मुझे आज इस नौबत ले आई है। मेरी शादी एक हसीनो जमील औरत से करवा दी गई, जो कि न सिर्फ खुश शक्ल थी बल्कि आला अखलाक और पढ़ी लिखी भी थी। उसे देखकर तो जैसे मैं उसका दीवाना सा हो गया। मैं तो वैसे ही उसके सामने खुद को कमतर समझने लगा था। वह मेरे कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी और मैं झिझकते हुए उस कमरे में जा नहीं पा रहा था। मेरी बहनें और मेरी माँ बेहद खुश थी। मैं उस कमरे में चला भी गया। मुझे यूं झिझकते और शर्माते देखकर मेरी बीवी मुझ पर तंज करते हुए कहने लगी कि मैं औरत होकर जब नहीं शर्मा रही तो आप मर्द होकर किस लिए शर्मा रहे हैं। मैंने गहरी सांस ली और उससे कहने लगा कि यह भारी लिबास तब्दील करके आराम कर लो, थक चुकी होगी। और खुद भी मैं करवट लेकर सो गया। मेरी बीवी यह सब देख रही थी और शायद समझ भी रही थी, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था।
धीरे धीरे मेरी बहनों की भी शादी हो गई। वह अपने अपने ससुराल में जाकर अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारने लगी। वक्त ऐसा आया कि मेरी वालिदा का भी इंतकाल हो गया। मेरी बीवी तब तक तो ठीक रही थी जब तक मेरी बहनें और मेरी माँ उस घर में थीं, लेकिन जब घर में सिर्फ मैं और मेरी बीवी रह गई तो उसका रवैया भी मेरे साथ बदलने लगा था। एक रोज वह मुझे कहने लगी कि अगर मुझे पता होता कि तुम नामर्द हो और तुम कुछ करने के काबिल ही नहीं हो तो मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करती। मेरा तो यही जी चाहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, तुमसे तलाक ले लूं। मगर मसला यह था कि हमारे यहाँ पिछले 7 पुश्तों से किसी ने भी तलाक नहीं ली, बल्कि हमारे यहाँ यह एक बुरा काम समझा जाता है। मैं बिल्कुल ही अपनी बीवी के सामने कमजोर हो चुका था। वह मुझे बातें सुनाती रही, तंज करती रही, मेरी मर्दानगी पर जुमले कसा करती और मैं सिर्फ उसके लिए सब कुछ सुनता रहा, क्योंकि वह जो भी कहती सच ही तो था। मैंने ही तो उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। अगर अपनी माँ को बता देता कि मैं शादी करने के लायक नहीं तो शायद आज यह नौबत तो ना आती। एक रोज मैंने ख्वाब में ऊंट को देखा तो सोचा कि क्यों ना एक ऊंट खरीद लिया जाए। मेरे पास इतनी रकम जमा हो चुकी थी कि मैं एक ऊंट खरीद सकता था। अगले ही रोज मैं मंडी गया और एक ऊंट लेकर आ गया। मैं तो काफी घबरा रहा था कि इस ऊंट को देखकर ना जाने मेरी बीवी क्या रद्दे अमल जाहिर करेगी। अगर उसने इस ऊंट की देखभाल से इनकार कर दिया तो मैं क्या करूंगा। मुझे तो घर से बाहर काम के लिए भी जाना होता है। मैं घर में रहकर ऊंट की देखभाल तो नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही मैं ऊंट लेकर घर में दाखिल हुआ और मेरी बीवी ने ऊंट को देखा तो उसकी आंखों में एक चमक सी आ चुकी थी। ऊंट को देखकर उसकी पीठ पर हाथ फिराने लगी और उसके मुंह पर हाथ फेरने लगी। कहने लगी, यह बहुत प्यारा ऊंट है। अब वह ऊंट की दिलों जान से खिदमत करने लगी और यह देखकर मैं भी खुश हो चुका था कि इस बहाने मुझे ऊंट की फिक्र तो नहीं होगी और मेरी बीवी का भी वक्त गुजरता रहेगा। कुछ रोज यूं ही गुजर गए, लेकिन मैं जब घर आता तो मेरी बीवी उस ऊंट के पास ही बैठी होती, उसके लिए चारा तैयार कर रही होती। मैं अपनी बीवी के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता, उसके साथ बात करना चाहता था, लेकिन वह तो बिल्कुल उस ऊंट में गुम होकर रह चुकी थी। मैं उसे दूर से देखकर ही खुश हो जाया करता था। मेरे सोने के बाद मेरी बीवी बिस्तर पर आकर सो जाया करती थी। एक रात मेरा जिस्म बुखार में तप रहा था, इसलिए आधी रात को मेरी आंख खुल गई। मैंने जब बिस्तर देखा तो बिस्तर खाली था। मेरी बीवी मेरे पास बिस्तर पर मौजूद ही नहीं थी। मैंने जब यह देखा तो घबरा गया। अपनी बीवी को आवाज देना चाही, लेकिन तभी मुझे सहन से ऊंट के कर्राहने की आवाज आई। आवाज सुनकर मैं घबरा गया। फौरन ये डर लाहिक हुआ कि कोई डाकू तो नहीं घुसा आया। मेरी तो सारी जमा पूंजी ही वह ऊंट था। मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकला, लेकिन जो मंजर मैंने देखा मेरी आंखें यकीन करने को तैयार नहीं थीं। मेरी बीवी आधी रात को सहन के कोने में बंधे ऊंट के पास थी। मैं देख तो नहीं पाया कि वह क्या कर रही है, लेकिन मुझे यह मंजर बड़ा अजीब लगा। मैं अपनी बीवी को आवाज देने लगा कि तुम रात के इस पहर ऊंट के पास क्या कर रही हो। मेरी आवाज सुनकर बीवी भी घबरा चुकी थी। फौरन वह अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई और कहने लगी, कुछ नहीं, मुझे ऊंट के कराहने की आवाज आई थी, इसलिए चली आई कि इसे क्या तकलीफ है। फिक्र मत करो, मैं इसकी बेचैनी दूर कर चुकी हूं। मेरी बीवी इतना कहकर कमरे में आई और फिर आकर मेरे पास लेट गई। मुझे उसके जिस्म से ऊंट की बदबू आ रही थी। मुझे यह बात परेशान करने लगी थी कि मेरी बीवी तो बड़ी पाक साफ रहने वाली थी, फिर उसके जिस्म से आने वाली ये ऊंट की बदबू क्या थी। खैर, उस रात तो तुम्हें बातों से बहलाने की कोशिश में लगी है। बेहतर है कि तुम मर्द बनकर उससे बात करो और अपने आपस के मामलात सुलझाओ। अगर वह तुम्हारे हक में गलत है और सुधरना नहीं चाहती तो बेहतर है कि तुम उसे छोड़ दो। बादशाह ने उसे यह मशवरा देकर वहां से भेज दिया, जबकि वह शख्स बार बार मुड़ मुड़ कर बादशाह को देखता और आंखों में आए आंसू साफ करता। वहां से चला गया। वह सोच रहा था कि शायद बादशाह उसकी गुत्थी को सुलझाए और उसकी बीवी को भी बुलाकर समझाएंगे, उसे बताएंगे कि जो तुम कर रही हो ये किस कदर बुरा फेल है। लेकिन बादशाह ने तो उसे वहां से वापस भेज दिया। उसकी कहानी सुनकर वजीर और बादशाह हैरान बैठे थे कि आखिर यह माजरा क्या था। सारा दिन तमाम तरर सल्तनत के काम देखने के बाद बादशाह ने अपने एक खास गुलाम को अपने पास बुलाया। गुलाम हाजिर हुआ तो बादशाह ने उससे अपने लिए एक आम सा लिबास मंगाया और कहा, मैं आज भेस बदलकर गश्त करना चाहता हूं। सिपाही ने हुक्म की तामील की और एक ऐसा लिबास लाकर बादशाह को दे दिया। बादशाह ने वह लिबास पहन लिया, अपना हुलिया बिल्कुल आम आदमी जैसा बना लिया और चेहरे पर नकाब भी कर लिया।
वह अपने महल से निकल चुके थे। वह जानते थे कि उन्होंने कहाँ जाना है। सारा दिन उनके जहन में वह ऊंट वाला शख्स ही घूमता रहा था, जिसने यह बताया था कि उसकी बीवी एक ऊंट से हामिला हो चुकी है। बादशाह ने अपने 2 जासूस सिपाहियों को उस शख्स के पीछे भेजा था और कहा था कि पता लगा कर आओ, ये शख्स रहता कहाँ है। उसके घर तक उसका पीछा करने के बाद उसके घर का पता वह सिपाही आकर बादशाह को बता चुके थे। रात गहरी हो चुकी थी। चांद की 14वीं रात थी जब बादशाह उस शख्स के घर के बाहर पहुंचे थे। आसपास गलियां सुनसान पड़ी थीं। हर कोई गहरी नींद सो रहा था। बादशाह ने पहले घर का जायजा लिया। दरवाजे को हल्का सा धकेला, लेकिन वह अंदर से बंद था। घर की दीवारें ज्यादा ऊंची भी न थीं। बादशाह ने आसपास पत्थर देखे और उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फिर उन पर खड़े होकर जब उसके घर के अंदर का मंजर देखा तो सहन के एक कोने में एक ऊंट सचमुच बंधा हुआ था। वह उस वक्त बैठा हुआ था। फिलहाल तो उन्हें वहां पर कुछ भी ऐसा महसूस न हुआ और वह सोचने लगे कि घर के अंदर कूदकर वह उस ऊंट के पास जाकर जायजा लेंगे। क्या सचमुच में यह इंसानों की तरफ रागिब होता है, या फिर यह सिर्फ और सिर्फ बादशाह का वक्त खराब किया गया है और एक मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है। इससे पहले कि बादशाह घर के अंदर कूद कर जाते, उससे पहले ही कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आने लगी और फिर एक औरत कमरे से बाहर निकली। वह सीधे चलते हुए उस ऊंट के पास आई और फिर एक दीवार के पास गई और किसी से कुछ लिया। उसके बाद जो कुछ वहां हुआ, बादशाह के सामने सारी हकीकत खुल चुकी थी। बादशाह गुस्से से आग बबूला हो चुके थे, लेकिन उस वक्त उनके घर जाकर हकीकत खोलना अच्छा नहीं था। बादशाह तमाम तर हकीकत देखने के बाद वापस महल में आ चुके थे। अगली सुबह 2 सिपाहियों को उस ऊंट वाले शख्स के घर भेजा और हुक्म दिया कि वह शख्स अपने ऊंट समेत महल में आ जाए। और फिर एक सिपाही और कनीज को हुक्म दिया कि जाकर उसकी बीवी को यहां दरबार में लाया जाए। बादशाह काफी गुस्से में दिखाई देते थे। बादशाह की तरफ से बुलावा सुनकर वह इंसान खुश हो चुका था। अपने ऊंट को लिए वह बादशाह के दरबार में हाजिर हो गया। फिर कुछ ही देर बाद कनीज के साथ उसकी बीवी भी वहां पर आ चुकी थी। उसकी बीवी घबराई हुई खड़ी थी। बादशाह ने उस शख्स की बीवी को मुखातिब किया था। कहने लगे, बताओ, क्या यह सच है कि तुम्हारी कोख में पल रहा बच्चा एक ऊंट का बच्चा है? यह सुनकर दरबार में चुपके चुपके बातचीत होने लगी थी। वह औरत थोड़ी घबरा सी गई। कुछ बोलना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। बादशाह ने एक मर्तबा फिर अपना यही सवाल दोहराया और कहने लगे, मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। वह औरत कुछ कहना चाहती थी, बोलना चाहती थी, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुंह में जुबान ही नहीं थी, या फिर बादशाह के रोबदार लहजे के आगे उसकी सारी चालाकियां दम तोड़ चुकी थीं। वह घबराई हुई खड़ी बस दरबार में बिछी हुए कालीन को देख रही थी। बादशाह के बहुत कहने पर भी वह औरत कुछ नहीं बोली, बल्कि उल्टा अपने मुंह पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगी। दरबार से भागने के तरीके देखने लगी, लेकिन हर तरफ सिपाही मौजूद थे। वह कहीं से भी भाग नहीं सकती थी। अगर उसे अंदाजा होता कि यहां आने के बाद उसके साथ यह सब कुछ होगा, तो कभी भी यहां पर ना आती। कितनी ही देर जब उसने सवाल का जवाब ना दिया, तो बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे कालकोठरी में डाल दिया जाए और जिस कदर हो सके इस पर जुल्म किया जाए। इसे जंजीरों से जकड़ कर रखा जाए। जिस कैद खाने में यह रह रही है उसमें भूखे कुत्तों को छोड़ दिया जाए। यही इस औरत की सजा है। लेकिन अगले ही पल वह औरत घबरा चुकी थी। इससे पहले कि सिपाही उसे घसीट कर वहां से ले जाते, वह आगे बढ़ी और फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, बादशाह सलामत, मुझ पर यह जुल्म मत कीजिए। सच क्या है मैं बताऊंगी, हर वह हकीकत बताऊंगी, लेकिन मुझे कालकोठरी में मत डालिए। वो ऊंट वाला शख्स अपने ऊंट समेत वहीं पर खड़ा था, जबकि वह औरत वहां पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। बादशाह शदीद गुस्से में दिखाई देते थे। गुस्से में बादशाह एक मर्तबा फिर बुलंद आवाज में कहने लगे, ऐ लड़की, हकीकत बताओगी? दरबार का वक्त बहुत कीमती है। इन आंसुओं के बदले हम दरबार का वक्त जाया नहीं करना चाहते। बादशाह की बात सुनकर वह अपनी आंखों में आए आंसू को पोंछने लगी। कहने लगी कि दरअसल बात कुछ यूं है कि मैं अपने शौहर को पहली नजर में ही देखकर उसकी दीवानी सी हो चुकी थी। मुझे लगा था कि इसके साथ मैं बहुत खुश रहूंगी, लेकिन शादी के बाद यह राज मुझ पर खुला कि यह तो नामर्द है और कभी भी मेरे वह हक अदा ही नहीं कर सकता जो कि एक शौहर को करने चाहिए। इसके बावजूद मैं इसके साथ मुखलिस होकर रहती रही,
लेकिन जब कभी मैं बेचैन हो जाती तो इसको बातें सुनाने लगती, इस पर तंज करती। इसका हरगिज ये मतलब नहीं था कि मैं इसके साथ बेवफाई करूंगी। हमारे यहाँ तलाक का रिवाज नहीं था, वरना मैं कब की इससे तलाक लेकर किसी और से शादी कर चुकी होती। बस जैसे तैसे भी करके मुझे अपनी जिंदगी इसके साथ निभानी थी। लेकिन एक रोज जो कुछ मेरे साथ हुआ वह मेरे लिए न काबिले यकीन था। एक रोज मुझे ऊंट के गुर्राने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे वह तकलीफ में हो। मैं जल्दी से उठी और उठकर बाहर आई। मुझे शुरू से ही मवेशियों से बेहद उनसियत सी है। मैंने जब बाहर आकर देखा तो दीवार से फलांगता हुआ एक शख्स दिखाई दिया था जो ऊंट की टांगों में खंजर लगाकर जा चुका था। टांग का अंदरूनी हिस्सा जख्मी था। रात का पहर था। मैं तेज कदम बढ़ाती ऊंट के पास गई। उसकी पिछली टांग के अंदरूनी जानिब हाथ लगाकर देखा तो मेरा हाथ खून से भर गया। मैं घबरा चुकी थी। अगर मेरे शौहर को इल्म होता तो वह परेशान हो जाता। इसीलिए मैंने जख्म का लेप लिया और दिलचस्पी से वो लेप ऊंट की टांगों पर लगाती और फिर पत्तों से उस पर एक हिफाजत तह लगा देती थी ताकि वह मजीद बिगड़ने से बचा रहे। लेकिन एक रोज तो हद ही हो गई कि जब मेरा शौहर ऊंट को लेकर मुझ पर शक करने लगा, मेरी तबीयत खराब होने लगी। मेरा पेट फूलने लगा, मुझे उल्टी आने लगी और मेरी नंदे कहने लगी कि मैं मां बनने वाली हूं। और मैंने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी, क्योंकि मैं जानती थी कि ऐसा होना मुमकिन ही नहीं है। लेकिन बस उनको खुश करने की खातिर मैंने यह झूठ बोल दिया। लेकिन जब दाई के पास ले जाया गया तो दाई ने मेरे पेट पर हाथ रखा और कहने लगी कि मुझे एक जानलेवा बीमारी लाहिक हो चुकी है। मेरा पेट फूलता जा रहा है, पेट में पानी भरता जा रहा है। अगर वक्त पर मैंने इलाज ना करवाया तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। मेरे शौहर की सारी जमा पूंजी उस ऊंट पर लग चुकी थी। यूं मेरा शौहर मुझ पर शक करने लगा। मुझसे कहने लगा कि यह बच्चा किसका है। दाई ने बता रखा है कि इस भी बीमारी का वक्ती तौर पर इलाज किया जा सकता है, लेकिन यह बीमारी जड़ से खत्म नहीं की जा सकती। वैसे भी यह जिंदगी क्या चीज है। मैं जिंदगी से थक चुकी थी, इसलिए शौहर को नहीं बताया और उसके साथ मजीद बिगाड़ करने लगी थी ताकि मैं इस बीमारी से मर भी जाऊं तो मेरे शौहर के दिल में मेरे लिए कोई जगह ना बची हो, बल्कि वह मुझे बुरा ही समझता रहे। बादशाह के सामने वह औरत हकीकत बोल चुकी थी। बादशाह ने उसी वक्त सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ और शाही तबीब की बीवी को बुलाकर लाओ। शाही तबीब की बीवी भी वहां पर आई और उसने उस औरत का मुआयना किया। उसने भी यही तस्दीक की थी कि इसे यह बीमारी है जो यह बता रही है। बहरहाल उस औरत का शौहर तो बेयकीनी से अपनी बीवी को देख रहा था जो हकीकत बोल चुकी थी। उसे अब अपनी अक्ल पर शर्मिंदगी महसूस हुई थी और अपनी बीवी की बीमारी का जानकर उससे कहने लगा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया शाही तबीब के पास इस बीमारी का इलाज था। उसका कहना था कि इस बीमारी का इलाज भी मुमकिन है। रही बात उस रात की, तो बादशाह सलामत ने अपनी आंखों से देखा था। वह औरत रात में ऊंट के पास आई थी और उसकी टांगों के पास बैठकर उसे एक मरहम लगाती थी। मरहम लगाने के बाद वह साथ वाले घर की दीवार पर चढ़कर बैठ गई थी और फिर दूसरी जानिब से एक औरत ने उसे दवाई दी थी। वह इसे फौरन पी गई और वापस अपने कमरे में आ गई, क्योंकि घर बहुत छोटा था और उस औरत की नंदे और शौहर यहीं पर मौजूद थे। अगर वो दवा घर में रखती तो उसके शौहर को शक हो सकता था। यही वजह थी कि वह छुपकर अपना इलाज करवा रही थी। हकीकत खुल चुकी थी। बादशाह ने दोनों की कहानी सुनने के बाद यह फैसला सुनाया कि तुम दोनों का इलाज शाही तबीब और शाही तबीब की बीवी करेंगे। उसके बाद कई महीनों तक दोनों मियाँ बीवी का इलाज होता रहा और दोनों ही अल्लाह के फजल से सेहतयाब हो चुके थे। सेहतयाब होने के बाद वह दोनों बहुत खुश थे। इलाज के बाद वह दोनों खुशी खुशी अपने घर की तरफ रवाना हो गए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।